हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी दैट्स नेम इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. Students, first of all we want to be discuss the resources. That what do you mean by resources? Resources क्या होते हैं? Sometimes we have to be realize or we have to be said that resources are the free gifts of nature that has to be satisfy the need of the human beings. So let's this chapter we have to be started that everything available in our environment which can be used to satisfy our need, provided it is technological accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as a resources. It means that each and everything that has to be surrounded over us and that has to be satisfy our need, and it is technically, economically, culturally acceptable as a term resource. और अगर इसको हिंदी में हम कहें तो हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में जो भी संसाधन या जो भी साधन अवेलेबल हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और जो हमें टेक्निकली हैं, हम तकनीकी रूप से हैं, आर्थिक रूप से हैं और सांस्कृतिक रूप से जिनको हमने एक टर्म कहें कि रिसोर्स के रूप में जिनको हमने अपनाया है, दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज. या हम ये भी कह सकते हैं कि नेचर ने जो भी गिफ्ट्स हमें दिए हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं आर कॉल्ड रिसोर्सेज. इट मीन्स दैट वी हैव टू बी क्लियर द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज क्या हुआ? रिसोर्स ये हुआ कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी साधन अवेलेबल हैं जो हमारी नीड्स को कंप्लीट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, then they have to be complete our needs economically, technically acceptable, also culturally also added it in it, so it can be said as a resource. एंड डेवलपमेंट में जब इन रिसोर्सेज को हम डेवलप कर रहे हैं यानी इनको हम इनको हम और मॉडिफाई कर रहे हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड, दैट मीन्स दैट रिसोर्सेज डेवलपमेंट. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सो अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखें तो देयर विल बी लॉट ऑफ रिसोर्सेज. The first we have to be discussed that resources are divided into two categories, the natural and human made. So students, दो तरह के resources यहाँ पे हैं, natural as well as human made resources. Natural resources that are directly come from the nature. Natural resources वो होंगे जो nature से direct हमें मिले हैं. इनको हम again two categories में divide करेंगे. The first one is renewable resources and the second one is non-renewable resources. renewable resources कौन से होंगे? जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इस स्पेलिंग को आप क्लियर कीजिएगा. रिन्यू का मतलब करना है दोबारा नया कर सकते हैं, यानी वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जिन्हें आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं. दैन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स, नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ? वो रिसोर्सेज जो एक बार यूज़ करने के बाद में रिसाइकल नहीं हो रहे हैं, रिन्यू नहीं हो रहे हैं. नॉन का मतलब क्या है? नहीं होना. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दैट आर नॉट वी कैन से रिसाइकल अगेन एंड अगेन. सो फर्स्ट natural resources, then second is human made. Natural resources we have to be divided into renewable and non-renewable. रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर अगर हम जाते हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ कंटिन्यूअस और फ्लो वाले, जो आपके कंटिन्यूअस का मतलब लगातार एंड फ्लो जिनको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं. तो एग्जांपल इसके इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हमें विंड एंड वाटर रिसोर्सेज दैट हैज़ टू बी रिन्यू अगेन एंड अगेन, यानी इनका इस्तेमाल जो है हम बार बार कर सकते हैं. सेकेंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं बायोलॉजिकल, जो जैविक होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अगेन. तो अब बात करें हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन हैज़ इज नेचुरल एंड द सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ. क्योंकि बायोलॉजिकल, ये देखिए जीव
जीवों से जुड़ा हुआ है, बायोलॉजिकल है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी, आपकी वेजिटेशन एज वेल एज वाइल्ड लाइफ। यानी ये दोनों चीज़ें जो हैं ये रिन्यू की जा सकती हैं, इन्हें आप कंटिन्यू आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज रिसाइकलेबल मेटल्स। रिसाइकलेबल्स में मतलब जिनको आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद में दोबारा रिसाइकिल कर सकते हो। जैसे इसके हम एग्जांपल्स लेते हैं, आयरन हो गया है, और वी कैन से अदर जो आपके मेटल्स हो जाएंगे वो इसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक, क्योंकि मेटल्स है, जैसे आयरन है तो एक बार यूज़ करने के बाद में उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, उसको दोबारा नए हम कहें कि मॉडिफाई उसको हम कर सकते हैं, नया यूज़ उसका हम कर सकते हैं। तो इट कैन बी रिसाइकल अगेन एंड अगेन। नॉन रिसाइकेबल में जो हम अगर बात करें तो नॉन रिसाइकेबल होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो आपके हम ये कहें कि जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं, दे कैन बी नॉट रिसाइकेबल। तो वो हो गए आपके फॉसिल फ्यूल्स, इसमें बेस्ट एग्जांपल हम देंगे आपको। तो अब हम आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो इसमें आते हैं, फर्स्ट इसमें आपका है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी जो भी इमारतें हैं, ढांचे हैं, संस्थाएं हैं जो हमने बनाई हैं, जो कि हमने अपने कंफर्ट्स के लिए बनाई हैं, हमारे नीड्स के लिए बनाई हैं, दैट दे हैव टू बी सेटिस्फाई अवर नीड्स, दैट कैन बी काउंट एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज। जिसमें आपके रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, दे हैव टू बी इंक्लूड इन इट। सेकेंड वन इज क्वान्टिटी एंड क्वालिटी, that how much we have to be developed and the quality, that उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कितना रिलायबल है, वो सब उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दीज हैज़ टू बी डिफ्रेंशिएशन, और वी कैन से दैट क्लासिफिकेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट इट स्टूडेंट्स। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature। यानी वो चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, जिनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर। यानी हम जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो नेचर ने हमें दी है, उनमें नेचर का सहयोग है, उनका कंट्रीब्यूशन है, और उनको हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से उनके साथ में रिलेशन क्रिएट करते हैं। अब जो हमारा रिलेशन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में जो होता है वो क्या होगा, टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इन दोनों ही प्रोसेस के थ्रू वी हैव टू बी इंटरैक्ट, we can say that we have to be interact relationship between nature, and we have to be use them according to our needs. Human beings interact with nature through technology and create institutions to illustrate their economic development। कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इन नेचर की जो चीज़ें होती हैं, नेचर ने जो चीज़ें हमें दी हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं जहाँ पे इस तरह के मेथड्स डेवलप किए जाते हैं, और इनको इकोनॉमिकली हम डेवलप करते हैं हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे यूज़ के लिए। डू यू थिंक that resources are free gifts of nature as is assumed by many? बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को अज्यूम करते हैं कि नेचर ने जो चीज़ें हमें दी हैं, जैसे विंड है, सॉइल है, माउंटेन्स है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ऑल दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर दैट कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। फ्यू पीपल्स हैज़ टू बी रियलाइज दैट दे हैव टू बी फील इट। सो क्या आप इस चीज़ को एश्योर करते हैं, अज्यूम करते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है? दे आर नॉट, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कैन से कि ऐसा नहीं है। हाँ, हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये नेचर ने दिए हैं, फ्री गिफ्ट्स हैं, बट इन फ्री गिफ्ट्स को हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं इनके साथ में, एंड हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू इनको हम अपने रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। बी नेचर इज़ गिविंग ओनली द सोर्सेज एंड वी हैव टू बी कन्वर्ट दैम इनटू रिसोर्सेज। यानी नेचर ने हमें सिर्फ साधन दिए हैं, हम उनको अपनी ज़रूरत के अनुसार संसाधन में कन्वर्ट करते हैं। Human beings themselves are essential component of resources, that it is very good thing and it is very right thing also कि human beings जो हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण component है, तत्व हैं resources का, because we are also made by the nature। they transform material available in our environment into resources and use them, because नेचर ने जितने भी सोर्सेज हमें दिए हैं उनको रिसोर्सेज कन्वर्ट करने का जो रोल है, that has to be done by the human beings, because
इन रिसोर्सेज का ये रिसोर्सेज खुद से यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे विंड है, सॉइल है, वेजिटेशंस हैं, तो इनको हम लोग यूज़ करते हैं। वी हैव टू बी कन्वर्ट दैम इनटू रिसोर्सेज। कोल है, जब तक कोल का हमें पता नहीं चला कि वो हमारे लिए यूजेबल है, तब तक वो एक सोर्स था, बट वी हैव टू बी मेक दैम इनटू रिसोर्सेज, यानी हमने उसको कन्वर्ट किया रिसोर्सेज में, कि हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह की टेक्निक के थ्रू उसको कर सकते हैं। दैन these resources can be classified into following ways। जितने भी resources हमारे आसपास में अवेलेबल हैं उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। द फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इट इज़ बायोटिक एंड अबायोटिक। एंड सेकेंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी यूज़ करने का जो वे है हमारा, कि हम कितना यूज़ कर सकते हैं उसको, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आपका आ जाएगा सेकेंड वन इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दैन थर्ड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि उस पर हक किसका है, वो किसके ऑनरशिप के अंदर आता है, मालिकाना हक किसका है, जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई कम्युनिटी है, नेशन है, इंटरनेशन है, इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं। तो थर्ड वन इसमें हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इट हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑन बेसिस। फोर्थ वन इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी चौथा अगर हम बात करें तो विकास के आधार पर जो है रिसोर्सेज जो हैं उनको हम कितने भागों में बांटते हैं, तो इट इज़ पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड रिजर्व्ड। ये थ्री कैटेगरीज इसमें अंदर आती हैं। तो आगे चलते हैं हम। types of resources. The first we have to be discuss that is biotic resources. तो biotic resources कौन से होंगे? These are obtained from the biosphere, यानी जो जैव मंडल है हमारा उससे सीधे ये obtain किए जाते हैं and have life. स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि बायोटिक, बायो का मतलब ही क्या है? जीव है, यानी वो रिसोर्सेज जो क्या हैं, लिविंग बींग्स में आते हैं, जो जिंदा हैं, तो उनको इसके अंदर हम शामिल करेंगे। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ as a human being. Flora and fauna also included in fishery, livestock, etc. So all these are examples of the biotic resources. The second one on the basis of origin resource, that has to be biotic resources. All those things which are composed of non-living things. जैसा कि हमने बोला कि बायोटिक का मतलब है जीव, जिनके अंदर जीवन होता है। तो अबायोटिक कौन से हो गए? अजीविक, यानी जिनमें हम कहें जो नॉन लिविंग की बात हम करें तो उसको इसमें हम काउंट करेंगे। तो ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वो सभी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग के कंपोज से बनी हैं, आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। उन्हें अबायोटिक रिसोर्सेज कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं आपके रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। द नेक्स्ट वन सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि हम किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं, जो उनका यूज़ करने का वे है, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो फर्स्ट वी हैव टू बी डिस्कस दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, यानी वो सारे संसाधन जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं या दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, चाहे फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, जिन सभी को हम जो है रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, दैट हैज़ टू बी रिन्यू अगेन एंड अगेन एंड वी कैन रिप्रोड्यूस दैम अगेन। सो द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस एंड फ्लो, जैसा कि हमने अपने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हें हम दो में कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट वन इज वी कैन से कंटिन्यूअस एंड द सेकेंड वन इज फ्लो वाले। अब इसमें नेक्स्ट इस आपका आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट हैज़ टू बी यूज अ सिंगल टाइम, these occurs over a very long geological time। जियोलॉजिकल टाइम का मतलब भौगोलिक समय जो है इनको तैयार होने में बहुत ज़्यादा लगता है। मिनरल्स एंड फॉसल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। हम कहें कि मिनरल्स जितने भी हमारे पास में हैं और फॉसल फ्यूल्स जितने भी हैं वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज दे हैव टू बी टेक अ मच टाइम फॉर द रिन्यूइंग।
दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। ये जो रिसोर्सेज हैं इनको बहुत लंबा समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनके तैयार होने में। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। एंड सम लाइक फॉसल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। लेकिन जो फॉसल फ्यूल्स हैं उन्हें आप रिसाइकल नहीं कर सकते एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़। और जैसे ही आप उनका यूज़ कर लेते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, दे कैन नॉट बी recycled or replenished again and again. Next we have to be discussed, that is the on the basis of ownership. Ownership की अगर हम बात करें तो resources can be divided into three categories: individual, community, national and international. Sorry, four categories has to be divided in it. The first one is individual resources. These are also owned privately and by individual. ये जो रिसोर्सेज होते हैं इन पे हक जो होता है, हम कहें कि किसी एक व्यक्ति का होता है, व्यक्ति विशेष का हो सकता है। जैसे कि हम बात करें मैनी फार्मर्स ऑन लैंड, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका खुद का ज़मीन होती है, विच इज़ अलॉटेड दैम टू बाय द गवर्नमेंट। वो ज़मीन उनको गवर्नमेंट ने अलॉट की होती है अगेंस्ट बाय द पेमेंट्स और पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। और उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू भी देते हैं, टैक्सेस भी देते हैं। इन विलेजेस, गाँव की अगर हम बात करें, देयर आर पीपल विद लैंड ऑनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। कि गांव में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है, लेकिन बहुत से ऐसे फार्मर्स भी होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती है। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टीज़। शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके पास अपने प्लॉट्स होते हैं, घर होते हैं, या अदर जो भी उनकी लैंड से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। उन पे उनका खुद का मालिकाना हक होता है, उनके पास उसकी रजिस्ट्री है, जो भी पट्टा है वो उनके नाम पे होता है। नेक्स्ट इसमें आपका है प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पोन्ड्स, वाटर इन द वेल्स एट्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें हम प्लांटेशन ले सकते हैं, पास्चर लैंड ले सकते हैं, पॉन्ड्स ले सकते हैं, वाटर इन वेल्स है। ये किसी एक व्यक्ति के हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स के हो सकते हैं। दैन मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन बाय योर हाउस होल्ड। आप भी अपने घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपकी खुद की खरीदी हुई हैं या आपके पेरेंट्स की खरीदी हुई हैं, जिन पे उनका ही हक है, किसी और व्यक्ति का या किसी कम्युनिटी का या किसी नेशन का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट में आपका है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कम्युनिटी का मतलब एक समुदाय जो होता है उसके मालिकाना हक उन रिसोर्सेज पे होता है। दे आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। ऐसे रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी के मेंबर्स जो होते हैं, एक समुदाय के जो लोग होते हैं, उनका उस पर हम कहें कि हक होता है। विलेज कॉमन, जैसे कि एक गांव के जो सामान्य जो गेजिंग ग्राउंड होते हैं, जिस पे चरवाहा भूमि हम कह सकते हैं, ब्रिडल ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे हम कहें कि मोक्ष धाम कह सकते हैं, शमशान घाट उसको कह सकते हैं। विलेज जो गांव है उस पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता है, पूरे कम्युनिटी का, पूरे गांव के लोगों का उस पर हक होता है। एक गांव के जैसे हम बात करें कि उसमें पॉन्ड्स हो सकते हैं। अब अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे पब्लिक पार्क्स हो गए हैं, पिकनिक स्पॉट्स हो गए हैं, प्लेग्राउंड्स हो गए हैं। इन अर्बन एरियाज़ आर द फैक्टर्स असेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वहाँ रहने वाले सभी लोगों का उस पर हक होता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का उन पर हक नहीं होता है। तो दीज आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल और वी कैन से कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेक्स्ट इसमें है आपका नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि वो सारे रिसोर्सेज जो एक राष्ट्र के अंदर आते हैं उस पर पूरा हक जो होता है उस नेशन का होगा, उस राष्ट्र का होगा। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशंस। अगर टेक्निकली हम बात करें तो हमारे पास में भी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे लैंड है, जो हमारा वेल है, जो हाउस है, अगर देखें तो वो हम जिस नेशन में रह रहे हैं उस नेशन का उस पर राइट बनता है, उनके अकॉर्डिंग वो आते हैं। The country has legal power to acquire even private property for public good. गवर्नमेंट को ये पूरा, या हम कहें कि देश जो है जहाँ हम रह रहे हैं उनको ये सारे लीगल कानूनी शक्तियाँ मिली हुई होती हैं कि वो हमारी जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे लोगों के अच्छाई के लिए या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई इंडिविजुअल लैंड है जहाँ से गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ से कोई ब्रिज बनाना है या कोई सड़क बनानी है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट हमसे वो प्रॉपर्टी जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे वो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें वो पब्लिक गुड्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं। You might have seen roads, canals, railway being constructed on the fields owned by some individuals. ये सारे एग्जाम्पल्स हम बात करें, जैसे रोड्स हैं, कैनल्स हैं, रेलवेज़ हैं, ये जहाँ बनती हैं वो जगह किसी न किसी व्यक्ति विशेष की होती है।
लेकिन गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, नेशन जो है उस जगह को यूज़ कर सकती है, बिकॉज दीज आर इंक्लूड इन नेशनल रिसोर्सेज। ये राष्ट्रीय संसाधनों के अंदर काउंट किए जाते हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, विकास की जो अधिकारी होते हैं, जो समितियाँ होती हैं, उनके पास में ये शक्तियाँ होती हैं कि वो वहाँ के लैंड को यूज़ कर सकते हैं पब्लिक गुड्स के लिए। ऑल द मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जितना भी लैंड जो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज में आता है, ओशनिक एरिया है अप टू 12 न्यूट्रल माइल्स, इसमें हम कहेंगे 22.2 किलोमीटर का जो एक दायरा आता है, फ्रॉम द कोस्ट टर्म एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक पर्टिकुलर नेशन से ऐड की जाती हैं और इन पे पूरे नेशन का राइट होता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का यहाँ पे बात नहीं होगी। दैन द नेक्स्ट इसमें आपके हैं नेशंस इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसोर्सेज। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, उन्होंने कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट किया है, जैसे द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स ऑन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन। यानी 200 माइल तक का जो एरिया है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा गया है, जिसमें सभी राष्ट्र जो हैं ओपन ओशन के रूप में, यानी खुला हम कहें कि महासागर है, उसके रूप में सभी लोग जो हैं, सभी कंट्रीज जो हैं उस ओशन का यूज़ कर सकते हैं। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर कोई एक व्यक्ति, हम बात करें कि कोई एक इंडिविजुअल कंट्री जो है, एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर जो राष्ट्र है, वो सिर्फ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन के बिना इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी किस जो भी संसाधन हमारे आसपास में अवेलेबल हैं उनके विकास के आधार पर, उनके डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज जो होते हैं उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट इसमें आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, किसी एक क्षेत्र में जो रिसोर्सेज हमें पाए गए हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, जिनका भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की तरह हम बात करें तो the western parts of the India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. अगर हम बात करें कि वेस्टर्न राजस्थान है, गुजरात है, तो वहाँ पे जो एनर्जी है हमारे पास में, जो सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, हाँ हम उसका यूज़ कर रहे हैं, बट प्रॉपरली हम कहें कि डेवलप नहीं हुए हैं कि हम वहाँ पे जो हमारे पास सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है उसका हम यूज़ कर पाएँ। दीज आर इंक्लूडेड इन द पोटेंशियल एनर्जी, यानी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं बट प्रॉपरली वो डेवलप नहीं हुए हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined for utilization. Resources जिनको हमने ढूंढ लिया है, जिनका हमने पता लगा लिया, उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता, उनकी कितनी क्वांटिटी में है, उनकी मात्रा हमने जान ली है, लेकिन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ द फेसिबिलिटी, यानी इनका जो यूज़ है, इनका जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है हमारी टेक्नोलॉजी पे, दैट हाउ वी कैन बी यूज दिस resources. The next is stock. Materials in the environment which have been potential to satisfy human needs. जो भी मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो उतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि वो हमारे नीड्स को कंप्लीट करें, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस दिस। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है, मनुष्य जो है, उसके पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि वो उनका यूज़ कर सके। आर इंक्लूडेड इन अमंग अ स्टॉक, उसे हम स्टॉक में काउंट करेंगे बिकॉज हमारे पास में उपयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है जिससे हम उनका इस्तेमाल कर सकें। जैसे हम बात करें, वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। वाटर जो है वो दो गैसेस से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन एंड द सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन जो है उसको हम एक रिच सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के लिए, बट वी डोंट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ। लेकिन हमारे पास में इतनी हम कहें कि अच्छी तकनीक नहीं है, हम नहीं जानते कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। जानते हैं कि करना है, कर सकते हैं, इसको यूज़ इस एनर्जी के रूप में होता है, बट विदाउट टेक्निक वी आर नॉट एबल टू बी
use it as a energy resources. To use it for this purpose, hence it can be considered as a स्टॉक. और जब तक हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, नहीं जान पाते कि कैसे करना है, तब तक एज अ स्टॉक इसको काउंट किया जाएगा. फिर इसमें रिजर्व्स. देयर आर द सबसेट ऑफ स्टॉक. जिस तरह से स्टॉक्स हैं उन्हीं का ये रिजर्व्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं, विच कैन बी पुट इनटू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड. यानी जिनका हमें पता है कि इनको यूज़ हम कर सकते हैं, कैसे करना है वो भी पता है, बट अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है. दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. इनको हमने रखा है, रिजर्व करके रखा है, सुरक्षित रखा है आने वाली जनरेशन के लिए, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हैं उनके लिए. सो दीज आर कॉल्ड द रिजर्व्स. रिवर्स कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली हमें पता है कि रिवर्स का जो वाटर है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है बिजली बनाने के लिए वर्तमान में, बट प्रेजेंटली इट बी बींग यूटिलाइज ओनली अ लिमिटेड एक्सटेंट. लेकिन वर्तमान में इसका जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो बहुत ही सीमित दायरे में हम कर रहे हैं. दस तो इसलिए हम कह सकते हैं द वाटर इन द डैम्स, जो जंगलों में डैम्स में पानी है, फॉरेस्ट है, एटसेट्रा इज अ रिजर्व. तो इसे रिजर्व कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, जिनका इस्तेमाल जो है हम फ्यूचर में करेंगे. तो आज के वीडियो में इतना ही. आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड इट completely. Now second our topic है development of resources that we have to be discussed in our next video. Thank you for watching my video.